हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई नेहा गुप्ता वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एक थिंकर डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी यूनिट 1 से रिलेटेड, जो कि है इमानुएल कांत। तो फ्रेंड्स, जो इमानुएल कांत थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे एंड उनका मेन कंसर्न किससे था? मोरालिटी एंड जस्टिस या फिर राइटनेस से। वो ये कहते थे कि जो रीज़न है या फिर रैशनैलिटी है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करते हैं तो हम ह्यूमंस का एंड ह्यूमन नेचर का बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक व्यू देखते हैं। बट ये गलत है एंड वी शुड ट्रीट इंडिविजुअल्स एज एंड्स एंड नॉट एज मीन्स। He acknowledged that he was an Enlightenment thinker. In an article entitled What is Entitlement? Kant defined it as a bold and passage of humanity from a condition of intellectual immorality and mental laziness to the age of reason. तो फ्रेंड्स, सिंपली कांत के हिसाब से जो एनलाइटनमेंट थी वो क्या था? इट वॉज अ मूवमेंट और इट वॉज अ पैसेज फ्रॉम immaturity and mental laziness to the age of reason. Like people started focusing more on reason. देन फ्रेंड्स, उसके बाद आप एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, कांस कॉपरनिकन रेवोल्यूशन एंड मेटाफिजिक्स। तो वैसे तो इतना ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कभी फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ रीड। तो आप इसको देख लेना एक, जब मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करूँगी। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आ जाते हैं, ट्रांसीडेंटल आइडियलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन रीजन। Kant's transcendental idealism is ideas constituted, ideal oriented rather than realist, and critical reconstructive rather than traditionalist. तो फ्रेंड्स, जो कांत का ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा नाम से पता चल रहा है। इट इज़ आइडियलिस्ट रादर दैन रियलिस्ट, मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ नॉर्मेटिव नेचर। By transcendental ideas or principle, he means the necessary knowledge or moral action by rational beings. तो ये कहते हैं कि जो भी रैशनल बींग्स है उनके जो भी आइडियलिस्ट एक एक्शन वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगे, जो भी उनके पास नेसेसरी नॉलेज है या फिर वो मॉरालिटी के हिसाब से जो भी एक्शन लेते हैं, दैट इज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिज ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म. As finite rational agents, human person, he says, have not only the faculties or capacities of sense and understanding, but also the faculty of theoretical and moral practical reason. तो फ्रेंड्स, जो ये कांत है वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस है वो रैशनल एजेंट्स हैं, और उस हिसाब से वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए केपेबल नहीं कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, बट वो इस चीज़ के लिए भी केपेबल है कि वो अपने हिसाब से कोई एक्शन ले और उसके लिए प्रॉपर वो एक रीज़न प्रोवाइड कर सके। देन फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक, फॉर्मुलेशंस ऑफ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। तो इसमें तीन फॉर्मुलेशंस दी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो एक बार ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फर्स्ट फॉर्मुलेशन, यूनिवर्सल लॉ फॉर्मुलेशन, इज मेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द मॉरल एजेंट. इट स्टेट्स एक्ट ओनली ऑन दैट मैक्सिम विच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ. तो जो आपके जो भी एक्शंस होते हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए कि वो यूनिवर्सल लॉ के साथ भी कॉन्ग्रुएंस में हो. The second formulation, end in itself formulation, is made from the standpoint of those who are affected by, or in other words, those who are in recipients of our actions. It reads so act that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, always at the same time as an end, never merely as a means. तो फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि वो कहते थे कि वी शुड ट्रीट इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमंस एज ends and not only as means. And friends, जो इसका लास्ट फॉर्मुलेशन है दैट इज द थर्ड फॉर्मुलेशन, किंगडम ऑफ एंड्स फॉर्मुलेशन व्यूज द एजेंट्स एंड देयर रेसिपिएंट्स एज फॉर्मिंग अ मॉरल कम्युनिटी ऑफ सेल्फ लेजिस्लेटिंग मॉरल एक्टर्स. इट स्टेट्स all maxim as proceeding from our own making of law or to harmonize with the possible kingdom of ends as a kingdom of nature. तो ये कहते हैं कि जो भी लॉज या फिर जो भी एक्शंस हम लेते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, वो एक लॉ ऑफ नेचर या फिर एक कम्युनिटी के साथ हार्मोनाइज करना चाहिए. उसके बाद इसमें शॉर्ट में डिस्कस करा हुआ है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट, रिच और जस्टिस. तो वो आप देख लीजिएगा. उसमें मतलब यही है कि नॉर्मेटिव कहीं ना कहीं हमें कंसिडरेशंस रखनी चाहिए. राइट इज़ द टोटलिटी ऑफ कंडीशंस अंडर विच द विल ऑफ वन पर्सन कैन बी यूनिफाइड विद द विल ऑफ अदर्स अंडर अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ फ्रीडम. अकॉर्डिंग टू कांत, राइट एक ऐसी कंडीशन होती है, लाइक इट इज़ अ टोटलिटी ऑफ कंडीशन, जिसमें एक इंडिविजुअल के राइट बाकी सारे कम्युनिटी के राइट्स के साथ मैच करते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ फ्रीडम की मतलब सब फ्री है, कोई किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं है. He formulates the universal principle of right or justice as follows.
Every action is just, that in itself or in its maxim is such that the freedom of the will of each can coexist with the freedom of everyone in accordance with the universal law. यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ राइट की उन्होंने एक फॉर्मुलेशन दी है जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करी. वो ये है कि यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से जो सबकी फ्रीडम है वो एक साथ को एग्जिस्ट कर पाए. ऐसा ना हो कि मेरी फ्रीडम आपके लिए मतलब थोड़ी खतरनाक हो, या फिर मेरी फ्रीडम किसी ना किसी सेंस में आपकी किसी फ्रीडम को या फिर किसी एस्पेक्ट को कम कर रही हो, वायलेट कर रही हो. तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बाद कांत के व्यूज़ है प्रॉपर्टी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट के ऊपर. तो ये भी आप इसमें से देख सकते हैं. जो ये वाली फ्रेंड्स PDF है, ये मैंने गूगल में से आई गेस इग्नू के वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई है. वैसे तो जो इसकी प्रॉपर बुक है उसमें भी है, बट मुझे ये वाली PDF ज़्यादा आसान लगी थी तो मैंने तो यही रेफ़र करी थी. प्रॉपर्टी को लेकर कांत का ये व्यू था कि दैट देयर कैन बी नो एब्सोल्यूट नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी जस्ट एज देयर इज़ नो स्टेट दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी. आवर राइट टू प्रॉपर्टी कैन ओनली बी लेजिटिमेट और जस्ट इफ इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ राइट. तो वो ये कहता है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो तभी वैलिड हो सकता है इफ़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट और जस्टिस, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करा था. Then friends, we come to another important topic for this unit, that is Kant's idea of perpetual peace. तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंडीशंस के बारे में ही बात नहीं करी थी. He also included under his purview the arena of whole international sphere or international politics. A distinctive feature of Kant's political philosophy is its cosmopolitanism, globalism or internationalism. He does not separate domestic politics from international politics. तो फ्रेंड्स वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी कंसीडर करते थे एंड ही डिडंट सेपरेटेड इट फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. उसके बाद आप ये कंक्लूडिंग कमेंट्स और समरी देख सकते हैं. खैर ये तो मैं अपनी हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही बनेगा. लास्टली उन्होंने वुमेन एंड फैमिली के बारे में भी अपने कुछ व्यूज़ दिए गए हैं. इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वुमेन एंड मेल इक्वालिटी की बात नहीं करी गई. उनके लिए जो वुमेन थी वो पैसिव सिटीजन्स ही थी एंड उनके हिसाब से जो मेल्स थे दे वर सुपीरियर टू फीमेल्स एंड जो फीमेल्स थी दे वर कन्फाइंड ओनली एंड ओनली टू देयर प्राइवेट स्फेयर्स. और वहाँ पर उनके ज़्यादा मतलब जैसे थोड़ी एक डोमिनरिंग पोजीशन थी. और वुमेन के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ ऐसे सिटीजन्स को बताया गया है जो कि पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे और एक्टिव सिटीजन्स नहीं थे, जैसे कि लेबरर, मर्चेंट, ट्रेडमैन, सर्वेंट्स हु वर नॉट एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट. ये सब थे पैसिव सिटीजन्स. An active citizen was one who would be independent and not subject to the will of others. उन्होंने ये डिफाइन करा है कि जो एक्टिव सिटीजन है वो एक इंसान है जो कि इंडिपेंडेंट है और वो अपने विल के हिसाब से चलता है, किसी और के विल के हिसाब से नहीं चलता. तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी वीडियो. अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.